बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। राउंड नंबर 4 हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है इंजाइम्स के हवाले से, क्योंकि 3 राउंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो चौथा राउंड हमने स्टार्ट करना है। उसमें हमारे पास पहला जो चैप्टर हमने स्टडी करना है, डिस्कस करना है, वो आपके पास इंजाइम्स हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको इंजाइम्स की इंट्रोडक्शन के हवाले से पता होना चाहिए कि इंजाइम्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और इनको हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, इनकी कंपोजिशन कैसी होती है, इनका वर्किंग नेचर किस तरह होता है। तो इट्स मीन के ऑल ओवर द इंजाइम्स इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि इंजाइम्स हैं क्या, कहाँ कहाँ पर ये वर्क करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं आज के लेक्चर में कि इंजाइम्स हैं क्या, इसमें इसके हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि इंजाइम्स क्या हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जितना किस्म के भी इंजाइम्स होते हैं ना, उन इंजाइम के लिए मोस्टली तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जो इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन इन नेचर से क्या मुराद है? प्रोटीन इन नेचर से मुराद ये है कि जितने किस्म के भी इंजाइम्स हैं, इनको बनाने के लिए प्रोटीन जो है वो यूज़ होती है, ये प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। और इंजाइम की हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि एक तो ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, दूसरा ये स्पेसिफिक होते हैं इन देयर फंक्शन, कि ये अपने काम के अंदर भी हमेशा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मतलब इनको जो काम दिया जाता है हमेशा ये वही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इंजाइम्स की डेफिनेशन देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कि इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। तो जैसे उसने लिखा है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, कि जितने किस्म के भी इंजाइम्स हैं ये मोस्टली तौर पर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, दैट कैटालाइज, जो कैटालाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को एंड नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। अब यहां पर 3 चीजें उसने बताई हैं जिसको हमने समझना है। पहली बात उसने क्या बताई कि जितना किस्म के भी आपके पास इंजाइम्स हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कि ये प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। दूसरा उसने क्या बात की कि इट कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने से मुराद ये कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती हैं, उन रिएक्शन को तेज करने में, उन रिएक्शन को स्पीड अप करने में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से इसे कहते हैं दैट कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। इट्स मीन दैट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जितना भी रिएक्शन है उन तमाम रिएक्शन को ये तेज करने में, उनको स्पीड अप करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर उसने तीसरी क्या बात की, एंड नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होती है सबस्ट्रेट, दूसरा प्रोडक्ट होती है। तो इंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। मगर आपने ये बात याद रखनी है कि जब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है तो उस रिएक्शन की रफ्तार को तेज तो कर देगा, मगर जब वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो उसके साथ इंजाइम प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। इंजाइम का नेचर हमेशा वही रहेगा, इंजाइम नेचर के अंदर अपने आप को चेंज नहीं करेगा। यानी कि ये हमेशा प्रोटीन से बना हुआ है तो ये प्रोटीन से ही बना रहेगा, इसके नेचर के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे ये जितना रिएक्शन के ऊपर ही काम क्यों ना करे। उसके बाद उसने कहा है कि जितने किस्म के, इसकी डेफिनेशन के बाद उसने कहा कि जितने किस्म के भी इंजाइम्स है ना ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। बायोकैटालिस्ट मैंने आपको पहले बताया है कि बायो से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैटालिस्ट यानी कि एक ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन को तेज कर रही है। तो इस वजह से तमाम इंजाइम्स को कहा जाता है कि ये इंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं। मतलब ये कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करेंगे और वहां पर जितना किस्म की भी रिएक्शन हो रही है उन रिएक्शन की रफ्तार को तेज करने में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जो आपको मैंने मोस्टली तौर पर लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है। आपने याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। इससे मुराद क्या होता है कि चेंज, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी रिएक्शन होती है, अगर मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एट अ टाइम जितना भी रिएक्शन हो रही होती हैं उन तमाम रिएक्शन के लिए लफ्ज मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वहां पर चेंजेस आ रही होती हैं, उन चेंजेस को क्या कहते हैं, आप लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म आपके पास 2 किस्म के होते हैं, एक इसकी टाइप एनाबॉलिज्म होती है और दूसरी आपके पास टाइप कैटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म में क्या किया जाता है, एनाबॉलिज्म के अंदर
आपके पास जो छोटे मॉलिक्यूल हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको आपस में जोड़ा जाता है और उनसे बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। किस चीज के अंदर? एनाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, कि यहां पर बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, उनकी प्रिपरेशन की जाती है। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो यहां पर लफ्ज कैटाबॉलिज्म से मुराद ये कि यहां पर आपके पास जो बड़े मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बन रहे हैं उन बड़े मॉलिक्यूल को कट किया जाता है, उनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर चेंज किया जाता है। ये सारा प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि सेल्स को एनर्जी मिल सके। एनाबॉलिज्म का प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में आपने याद रखना है कि जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। यानी कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं एनर्जी के ही हवाले से हैं। एक में मॉलिक्यूल को बनाया जाता है तो एनर्जी को स्टोर किया जाता है, दूसरे में मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है तो यहां पर एनर्जी को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। और ये दोनों टाइप्स हैं किस चीज की? ये दोनों टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म चेंज है, चेंज दो किस्म के, एक एनाबॉलिज्म के हवाले से चेंज आएगा और दूसरा आपके पास चेंज आएगा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे, जबकि कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को कट करके उनसे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब उसके बाद मैंने अभी आपको बताया है दो और टर्में यहां पर इस्तेमाल की गई हैं, एक सबस्ट्रेट की टर्म इस्तेमाल की जाती है और दूसरी टर्म इस्तेमाल की जाती है प्रोडक्ट की। आपने याद रखना है कि सबस्ट्रेट हमेशा वो चीज होती है जिसके ऊपर एंजाइम्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिएक्शन है, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं आपको, Na+Cl। अब ये दो चीजें आपके पास सबस्ट्रेट हैं, इनके ऊपर एंजाइम वर्क करेगा और एंजाइम वर्क करके इसको एक नई प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा और वो नई प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है? NaCl। यानी कि ये दोनों चीजें आपके पास सबस्ट्रेट होंगी और जो नई चीज बनेगी वो आपके पास क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। तो आपने याद रखना है कि एंजाइम हमेशा वर्क करता है किस चीज के ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करता है और सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करके उसको किस चीज में चेंज कर देता है? प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है। तो पहली टर्म आपके पास सबस्ट्रेट है, द मॉलिक्यूल एट व्हिच एंजाइम एक्ट, कि वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट। और एंजाइम जिस चीज को चेंज करता है और चेंज करके जो न्यू चीज बनाते हैं उस न्यू चीज को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं? प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब यहां पर एक और टर्म भी इस्तेमाल की गई है, इसको आप लोग नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बनता है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो रिएक्शन को चलाने के लिए जरूरी होती है। यानी कि कोई भी रिएक्शन है ना, उसको स्टार्टअप करवाना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जरूरी होती है उसे आप लोग नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। और आपने याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए जितना कम एनर्जी होगी उतना बात अच्छी होगी। अगर ये एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो वो क्या करता है? पहले अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को मुख्तलिफ तरीकों से कम करता है ताकि रिएक्शन को स्टार्ट अप करवाया जा सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, कि वो कम से कम एनर्जी जो एक रिएक्शन को चलाने के लिए जरूरी होती है उसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। और नीचे मैंने लिख भी दिया है कि हर एंजाइम जो है वो कोशिश करता है कि अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सके? कम कर सके, ताकि उसके वर्क करने का जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, किसी किस्म का उसकी रफ्तार के ऊपर असर ना पड़े। तो ये 5-7 टर्में थी और उसके साथ एंजाइम की आपके पास डेफिनेशन थी। इसको आज हमने डिस्कस करना था, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और इसके अंदर जो आपको वर्क दिया गया है वो भी आपने करना है। और इसमें अगर किसी किस्म की कोई बात आपको समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।